Hello friends, today I am going to discuss about stress and classification of stress, and also we will discuss some numerical examples based on stress and thermal stress. So first of all, what is stress? जब किसी बॉडी पर लोड या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज डिफॉर्मेशन. दैट मीन्स उसके शेप एंड साइज में चेंजिंग आती है, दैट इज शेप एंड साइज चेंज होता है. दैट इज उसके डायमेंशन में बदलाव आता है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और इस डिफॉर्मेशन के दौरान बॉडी का मटेरियल लोड के कारण डिफॉर्मेशन होने की टेंडेंसी का विरोध करता है. और जब बॉडी के मटेरियल के आंतरिक प्रतिरोध दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स द्वारा उस लोड के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है तो यह स्टेबल हो जाता है, दैट मीन्स इट बिकम्स स्टेबल. सो दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन इज नोन एज stress. So stress is defined as the magnitude of internal resisting force developed at a point against the deformation causes due to loads acting on the member. Or in other words, stress is defined as the internal resisting force per unit area at any section of the body against the deformation causes due to loads acting on the member. That means बॉडी के किसी भी सेक्शन में लोड के कारण डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो आंतरिक प्रतिरोध बल दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रति इकाई क्षेत्र कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. दैट मीन्स स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का ऐसा मैग्नीट्यूड है जो लोड के कारण डिफॉर्मेशन के विरुद्ध किसी पॉइंट पर डेवलप्ड होता है. नाउ अब हम इसको एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करते हैं. मान लिया कि एक मेटालिक बार है जो इनिशियली स्ट्रेट है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और इसके एंड्स पर अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्सेज या लोड्स की एक पेयर अप्लाई किया जाता है. दैट मीन्स P यहाँ पर क्या है? अप्लाइड लोड है. और ये एक्सटर्नल फोर्स कोलिनियर है, coincide with the longitudinal axis of the bar and act through centroid of each cross section. और यहाँ बार के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्सेज लेंथ में परिवर्तन के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और यह रेजिस्टेंस बार मटेरियल के स्ट्रेंथ के कारण होता है. दैट मीन्स यहाँ पर बार मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स डेवलप होता है. एंड कोहेसिव फोर्स हम जानते हैं कि एक ही मटेरियल के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं. सो यहाँ पर बार के मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्सेज एक्ट होते हैं जो लेंथ में परिवर्तन के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, दैट इज प्रतिरोध ऑफर करते हैं. और यह रेजिस्टेंस बार मटेरियल के स्ट्रेंथ के कारण होता है. दैट इज ये जो रेजिस्टेंस होता है वो ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ द बार मटेरियल के कारण ऑफर होता है. एंड द बार विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द रेजिस्टेंस R इक्वल्स द एक्सटर्नल लोड P. दैट मीन्स अगर यहाँ पर हमको बार को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना होगा तो उसके लिए हमको इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स R को P के बराबर करना होगा. हेंस द रेजिस्टेंस R अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस. दैट इज यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट प्रतिरोध R
जो डेवलप हुआ उसको हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। एंड ये जो प्रतिरोध डेवलप हुआ वो बार मटेरियल के स्ट्रेंथ के कारण डेवलप्ड हुआ। सो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द maximum or limiting value of stress that a material can withstand without any failure or fracture. That is, यह मटेरियल द्वारा लगाया गया मैक्सिमम प्रतिरोध है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के अगेंस्ट लगाया जाता है बिना किसी डिफॉर्मेशन या फ्रैक्चर के, या कह सकते हैं कि बिना किसी ब्रेकिंग के। So the magnitude of internal resisting force R is equal and opposite to the external force system when loads acting on a body. That is, stress equal to internal resisting force per unit area, that is P by A, या कह सकते हैं कि total internal resisting force per unit area is called stress. And it is denoted by sigma, that is sigma equal to P by A. And also stress is uniaxial, that means अगर sigma x equal to P by A है, then sigma y equal to sigma z equal to 0 होगा। And similarly अगर मेरे पास sigma y equal to P by A है, then सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 होगा। सो इस तरह से स्ट्रेस जो है वो मेरा क्या है, यूनिएक्सियल है, दैट इज स्ट्रेस इज यूनिएक्सियल। एंड अगर हम यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 मेगा पास्कल क्या होता है 10 पावर 6 पास्कल। सो इसको वापस आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड सिमिलरली न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एंड सिमिलरली 1 किलो पास्कल क्या होगा 10 पावर 3 पास्कल, एंड 1 गीगा पास्कल क्या होगा 10 पावर 9 पास्कल। एंड फर्दर इसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 0.1 मेगा पास्कल, एंड फर्दर आप इसको 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हो। दैट इज मेगा पास्कल को हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एंड 1 kgf इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। सो इस तरह से स्ट्रेस का जो यूनिट होता है उसको मैंने डिस्क्राइब किया। एंड ऑल्सो स्ट्रेस इज वेक्टर क्वांटिटी व्हेन स्ट्रेस इज एक्टिंग एट ए प्लेन, and stress is tensor quantity when stress is acting at a point. That means stress vector quantity होगा जब stress plane पर act करेगा, and stress tensor quantity होगा जब किसी point पर act करेगा। and यहाँ पर tensor means होता है ऐसा vector having more than one direction. That means a vector having more than one direction is called tensor quantity, या कह सकते हैं कि tensor. Now, अब हम स्ट्रेस के फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है, a hollow steel tube 3.5 mm long has external diameter of 120 mm. In order to determine the internal diameter, the tube was subjected to a tensile load of 400 kilonewton and extension was measured to be 2 mm. And if the modulus of elasticity for the tube material is 200 gigapascal, so determine the internal diameter of the tube. So first of all we have noted given data, that means क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास गिवन डाटा क्या है उसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर लेंथ जो
दिया हुआ है, दैट मीन्स हॉलो स्टील ट्यूब का जो लेंथ दिया हुआ है वो 3.5 मीटर दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻³ mm में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मान लिया कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर d है, सो उसका वैल्यू दिया हुआ है 120 mm एंड टेंसाइल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन। दैट मीन्स अगर P को टेंसाइल लोड कंसिडर कर ले तो P का वैल्यू दिया हुआ है 400 किलो न्यूटन। दैट मीन्स 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एंड एल्सो एक्सटेंशन का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2 mm। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 mm। एंड एल्सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 गीगापास्कल। सो दैट इसको अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है इंटरनल डायमीटर d ऑफ द ट्यूब। एंड मान लिया कि इंटरनल डायमीटर जो ट्यूब का है वो d है, दैट इज d को हमको फाइंड आउट करना है इन mm में। एंड वी नो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन। दैट इज यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा P/A एंड स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। सो दैट इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए तो क्या होगा P/A इंटू लेंथ डिवाइडेड डेल्टा L। सो दैट यहाँ से डेल्टा L का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा PL डिवाइडेड AE। दैट मीन्स डेल्टा L इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया PL डिवाइडेड AE। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको डेल्टा L मालूम है, P का वैल्यू मालूम है, L का भी वैल्यू मालूम है, E का भी वैल्यू मालूम है। एंड अगर हम एरिया को फाइंड आउट कर लें तो D को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब ये चूंकि हॉलो स्टील ट्यूब है, सो दैट इस केस में एरिया क्या होगा π/4 d² माइनस d²। दैट इज लार्जर डायमीटर, कह सकते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। एंड ये जो वैल्यू आता है वो 0.7854 एंड एक्सटर्नल डायमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 120 mm। सो दैट 120 का होल स्क्वायर माइनस d² जो कि इसका इंटरनल डायमीटर है। सो अब इस वैल्यू को हम लोग पहले वाले इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। दैट मीन्स मेरा जो इक्वेशन था डेल्टा L इक्वल टू PL डिवाइडेड AE, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। एंड डेल्टा L का वैल्यू है मेरे पास 2 mm एंड P का वैल्यू है 400 इंटू 10⁻³ एंड L का वैल्यू है 3.5 इंटू 10⁻³ एंड एल्सो एरिया का वैल्यू फाइंड आउट किया 0.7854 इंटू 120 का होल स्क्वायर माइनस d² इंटू E का वैल्यू कितना है 200, दैट इज 200 इंटू 10⁻³। सो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड सॉल्व करने के बाद जो मेरा इक्वेशन आता है 2 इक्वल टू 8913 डिवाइडेड 14400 माइनस d²। एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो आ रहा है d² इक्वल टू 19887 डिवाइडेड 2, दैट इज d इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 99.71 mm एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्ट्रेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ
अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड कंबाइंड स्ट्रेस। एंड नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्सियल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। एंड एक्सियल स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं एंड बेंडिंग स्ट्रेस को इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं। एंड फर्दर डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस दोनों को टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं। दैट इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस and indirect tensile stress. Similarly, direct compressive stress and indirect compressive stress. That means direct stress and indirect stress both are tensile and compressive nature. एंड सिमिलरली शियर स्ट्रेस को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। दैट मीन्स व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन पर नॉर्मल एक्टिंग करने वाला स्ट्रेस है जिस पर फोर्स कार्य करते हैं। दैट मीन्स द स्ट्रेसेज एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द फोर्सेज एक्ट्स, और द स्ट्रेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन और क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स ऐसा स्ट्रेस जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो या कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो, वैसे स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नाउ व्हाट इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को समझने से पहले समझते हैं कि शियर मीन्स होता क्या है। शियर एक इंटरनल फोर्स है जो तब होता है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के भीतर अपोजिट डायरेक्शंस में पुश या पुल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस में पुश कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज शियर स्ट्रेस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेस टू द शियर फोर्स कॉल्ड शियर स्ट्रेस। दैट इज शियर फोर्स का इंटरनल स्ट्रेस द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस कहलाता है। दैट इज बॉडी के इंटरनल स्ट्रेस द्वारा शियर फोर्स के कारण जो प्रतिरोध ऑफर्ड होता है वह शियर स्ट्रेस कहलाता है। एंड शियर स्ट्रेस दैट एक्ट्स पैरेलल टू ए सरफेस और क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शियर स्ट्रेस जो है वो सरफेस के पैरेलल एक्ट हो रहा है। एंड इट कैन काउज वन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड ओवर अनदर, और इसके कारण एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड कर सकता है। दैट इज स्लाइड ओवर अनदर। सो इस तरह से मैंने नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस को डिस्कस किया। सो फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड शियर स्ट्रेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एंड नॉर्मल स्ट्रेस को क्लासिफाई किया गया है एक्सियल स्ट्रेस, जिसको कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस के बारे में, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। एंड फर्दर डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो व्हाट इज डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। When a pulling force of equal and opposite nature is applied on the body, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो कि 2 इक्वल एंड अपोजिट नेचर का फोर्स जो है इस बॉडी पर अप्लाई किया गया है। देन बॉडी का मटेरियल इस फोर्स का प्रतिरोध करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप करता है वह डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। सो इस केस में आप देख सकते हो, जो मेरा सेकेंड फिगर है उसके अकॉर्डिंग, इफ द स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू 2 equal and opposite poles and the member tends to elongate in length। यहाँ पे 2
इक्वल एंड अपोजिट पुलिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो लेंथ ऑफ बार है वो एलोंगेट हो रहा है, या कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। सो द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, एंड टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन XX is given by sigma T equal to P by A। सो इस तरह से हमने जाना कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। Now, what is direct compressive stress? When a pushing force of equal and opposite nature is applied on the body, यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट पुशिंग नेचर का फोर्स जो है इस बॉडी पर अप्लाई किया गया है, देन बॉडी का मटेरियल इस फोर्स का प्रतिरोध करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप करता है वह डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा C से डिनोट करते हैं। सो इफ द स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू two equal and opposite pushes and the member tends to decrease in length, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है। इनिशियल लेंथ मेरा AB था, सो फाइनल लेंथ A', B', आप देख सकते हो कि ये लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस को इस फिगर द्वारा भी क्लियरली समझ सकते हो। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू प्लेन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 1 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 2 शियर स्ट्रेस। यहाँ पर अगर मेरा स्ट्रेस अप्लाइड किया गया है इस प्लेन पर PQ, देन 1 नॉर्मल फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है एंड 2 शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस पैरेलल टू x3 के पैरेलल जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एंड x2 एंड x1 के पैरेलल जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया। सिमिलरली आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी पर स्लाइड कर सकता है, वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। एंड सिमिलरली आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशन स्ट्रेस के कारण जो मेरा है फेल्यूर प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो रहा है। दैट इज स्ट्रक्चर अंडर हाई कंप्रेसिव लोड डिटरमाइन दी फेल्यूर्स क्राइटेरिया। दैट मीन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेस के कारण भी इसका फेल्यूर हो सकता है एंड हाई कंप्रेशन स्ट्रेस के कारण भी इसमें फेल्यूर आ सकता है। दैट मीन्स ये ब्रेक कर सकता है या कह सकते हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है। सो इस तरह से मैंने नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस में एक्सियल स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस को एक्सप्लेन किया। नाउ अब हम नॉर्मल स्ट्रेस के सेकेंड क्लासिफिकेशन दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस को एक्सप्लेन करते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस है जो बॉडी के एक पॉइंट पर इंड्यूस्ड होता है, जिसे लोड के अधीन किया जाता है, जिससे यह बेंड होता है। That means bending stress is the normal stress that is induced at a point in a body subjected to loads that cause it to bend. So इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सिंपली सपोर्टेड बीम। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पढ़ा होगा। सो सिंपली सपोर्टेड में 2 सपोर्ट्स होते हैं इंड पे और एक जो है लोड या एक से ज़्यादा लोड अप्लाई होते हैं इस बीम पर। So when a load is applied perpendicular to the length of a beam, that means यहाँ पे जो लोड अप्लाई हो रहा है वो लेंथ ऑफ बीम के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है with 2 supports on each end. So bending moments are induced in the beam. So इस केस में इस बीम में इस फोर्स के कारण कह सकते हैं इस लोड के कारण जो है वो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। दैट मीन्स जब एक लोड किसी बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर अप्लाई किया जाता है तो बेंडिंग मोमेंट्स बीम में इंड्यूस्ड होते हैं। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट में इंड्यूस्ड रिएक्शन है जब एक एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट
उस एलिमेंट पर अप्लाई होता है जिससे एलिमेंट जो है वो बेंड होता है। And the most common or simplest structural element subjected to bending moment is beam. That means bending moment के कारण stress important है, क्योंकि bending moment के अंडर materials तेजी से फेल होती है। बेंडिंग स्ट्रेस को आप इस फिगर में भी देख सकते हो। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के एबव कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है एंड न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस को अप्लाई किया जा रहा है। सो क्लियरली आप इस फिगर में देख सकते हो कि कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस के कारण बीम के लेंथ में डिक्रीमेंट हो रही है, दैट इज x से 0.9x 0.7x etc. एंड दूसरी तरफ टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस के कारण बीम के लेंथ में इंक्रीमेंट हो रही है, दैट इज x से 1.2x etc. सो सिमिलरली अगर हम इसकी जस्ट अपोजिट बात करें, दैट मीन्स अगर हम ऊपर वाले फेस पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस को अप्लाई करें एंड लोअर वाले फेस पे कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस को अप्लाई करें, तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस के कारण बीम के लेंथ में इंक्रीमेंट होगी, दैट इज इंक्रीज करेगा, एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस के कारण बीम के लेंथ में जो है वो डिक्रीमेंट होगी, दैट इज x से ये 1.2x हो जाएगा एंड x से ये 0.7x हो जाएगा। एंड अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सियल या कंप्रेशन लोड एक्ट्स नहीं होता है, सो दैट न्यूट्रल एक्सिस के लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। नाउ एक दूसरा एग्जांपल हम लोग बिस्किट का लेते हैं। टेक फॉर एग्जांपल अ बिस्कुट। आप इसे ब्रेक करने के लिए इसे एक्सियली पुल नहीं करते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग एक्सियली पुल नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय आप इसको ब्रेक करने के लिए बेंड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन एक्सियल स्ट्रेस फॉर द सेम फोर्स मैग्नीट्यूड अप्लाइड। दैट इज ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही फोर्स मैग्नीट्यूड के लिए, दैट इज मेरा फोर्स कांस्टेंट है, तो बेंडिंग स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस से अधिक होता है। दैट्स वाई हम लोग इसको ब्रेक करने के लिए एक्सियल फोर्स अप्लाई न करके इसको हम लोग बेंड करते हैं। सो इस तरह से मैंने नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप्स को डिस्कस कर लिया। नाउ शियर स्ट्रेस को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सो नाउ व्हाट इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस? दैट मीन्स डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यह स्ट्रेस का कंपोनेंट है जो मटेरियल के ज्योमेट्री के सेम प्लेन में लाइज करता है, और ये बॉडी द्वारा महसूस किए जाते हैं जब एक सरफेस की टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर कटिंग, दैट इज पेपर काटते समय लोड सीधे कतरनी की दिशा में अप्लाई किया जाता है जिसे काटना है। दैट मीन्स ये जो वर्क करेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वर्क करेगा। नाउ व्हाट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को हम लोग इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं, दैट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो डेवलप्ड होता है वो ट्विस्टिंग के कारण शाफ्ट में प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस है, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेस ट्विस्टिंग के कारण शाफ्ट में प्रोड्यूस्ड शियर स्ट्रेस है, और शाफ्ट में यह ट्विस्टिंग उस पर एक्टिंग करने वाले कपल के कारण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 एंड पर यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में टॉर्क अप्लाई किए जा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एंड दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स यहाँ पर कपल प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुड़ना। फॉर एग्जाम्पल
कॉइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप कॉइल में देख सकते हो कि वहाँ पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में जो मेरा वायर है वो मुड़ा हुआ होता है। सो यह जो स्ट्रेस है वो ट्विस्टिंग के कारण शाफ्ट में प्रोड्यूस्ड शियर स्ट्रेस है। दैट मीन्स टॉर्सनल शियर स्ट्रेस or torsional stress is the shear stress produced in the shaft due to the twisting, and this twisting in the shaft is caused by the couple acting on it. एंड यहाँ पर एक कंबाइंड स्ट्रेस भी है जिसको कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड अगर हम अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो उसमें मेरा एक आता है थर्मल स्ट्रेस। सो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस? यहाँ पर थर्मल वर्ड से इंडिकेट होता है कि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर एक छोटे से कंसिडरेशन को थिंक किया जाए या कह सकते हैं कि छोटे से एग्जाम्पल के बारे में सोचा जाए, यदि तापमान में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के साथ बॉडी को स्वतंत्र रूप से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की अनुमति दी जाती है तो बॉडी में कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होता है। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी को फ्रीली टेम्परेचर में, दैट इज कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में इसको फ्रीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो बॉडी में किसी प्रकार का स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर नो स्ट्रेस, या कह सकते हैं कि कोई स्ट्रेस इंड्यूस्ड नहीं होता है। दैट इज नो स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी। बट अगर बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोका जाता है तो बॉडी में कुछ स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। दैट मीन्स बॉडी के डिफॉर्मेशन को, दैट इज बॉडी में जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अगर उसको हम लोग रोकते हैं, दैट इज कह सकते हैं कि अगर बॉडी के डिफॉर्मेशन को रोका जाता है तो शरीर में कुछ स्ट्रेस इंड्यूस्ड होते हैं जिसको कि हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। That means if the deformation of the body is prevented, some stresses are induced in the body. Such stresses are called thermal stress और जिसको कि हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं। That means थर्मल स्ट्रेस को हम लोग टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं। That means टेम्परेचर स्ट्रेस and the corresponding strain are called thermal strains और temperature strains। और इसके corresponding जो strain डेवलप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन। नाउ थर्मल स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर किया है। मान लिया कि मेरे पास कोई बार है जिसका लेंथ जो दिया हुआ है वो L दिया हुआ है। दैट इज लेंथ ऑफ ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एंड T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बार है एंड T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बार है, एंड अल्फा जो है मेरा वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। सो यहाँ पर जो बार में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा टेम्परेचर के बढ़ने पर वो क्या होगा? मटेरियल साइंस से हम लोग जानते हैं कि अल्फा एल, दैट इज लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो यहाँ से अगर हम एक्सटेंशन इन दी बार की बात करें तो डेल्टा एल को यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा एल, या कह सकते हैं अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू एल। सो इस तरह से एक्सटेंशन ऑफ द बार मेरा जो है वो राइज इन टेम्परेचर के कारण फाइंड आउट हो गया। इफ दिस इलोंगेशन इन द बार इज प्रिवेंटेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स और by fixing the bar ends,
अगर मान लिया कि हम इस इलॉन्गेशन को, जो बार में जो इलॉन्गेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, उसको रोकना चाह रहे हैं, और उसको किस तरह से रोक सकते हैं, या तो हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं या बार के दोनों एंड को फिक्स कर सकते हैं। और इस दौरान जो टेम्परेचर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेन इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1 L इंटू एल, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ या कह सकते हैं कि एक्सटेंशन इन दी बार क्या है, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू एल, एंड ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। दैट्स वाई टेम्परेचर स्ट्रेन जो मेरा फाइंड आउट हो गया वो अल्फा T2 माइनस T1 हो गया, जो कि कंप्रेसिव है। सो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू ई, जो कि कंप्रेसिव नेचर का होगा। एंड चूंकि ये जो रिलेशन है वो E के फॉर्म में है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्म में है, सो वी नो दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन, सो दैट स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड स्ट्रेन मेरा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है अल्फा T2 माइनस T1, दैट्स वाई टेम्परेचर स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू ई। यहाँ पर मैंने कंप्रेसिव नेचर इसलिए शो किया है क्योंकि इस केस में मेरा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है, बट अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है देन उस केस में हम लोग का जो यहाँ पर जो स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो क्या होगा, टेंसाइल होगा। दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर ऑफ द बार इज लोअर, दैट मीन्स बार के टेम्परेचर को राइज करने के बाद क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, देन उस केस में मेरा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों का जो नेचर हो जाएगा वो क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। नाउ अब हम थर्मल स्ट्रेस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, और एग्जाम्पल है, ए स्टील रॉड ऑफ 15 मीटर लॉन्ग is at temperature of 15 degree Celsius. Find the free expansion of the length when the temperature raised to 65 degree Celsius. So find the temperature stress produced when the expansion of the rod is prevented, and second, the rod is permitted to expand by 6 mm. दैट इज फर्स्ट केस में हमको जब एक्सपेंशन से रॉड को रोका गया है, दैट मीन्स जब रॉड को एक्सपैंड होने से प्रिवेंट किया गया है उस केस में हमको फाइंड आउट करना है, एंड जब रॉड को एक्सपैंड होने के लिए परमिट किया गया है 6 mm से, देन उस केस में हमको टेम्परेचर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। सो अभी हमने देखा कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड क्या होता है, दैट मीन्स फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड डेल्टा एल की बात करें तो क्या होगा, एल इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1, जहाँ पे एल जो है वो स्टील रॉड का लेंथ है दैट इज 15, एंड अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, एंड T2 जो है वो फाइनल टेम्परेचर है, एंड फाइनल टेम्परेचर कितना है 65 डिग्री सेल्सियस, एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। सो अगर अल्फा का वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो यहाँ से मेरा डेल्टा एल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से आएगा 0.009 मीटर, या कह सकते हैं कि 9 mm। सो फ्री एक्सपेंशन ऑफ द रॉड हमने फाइंड आउट कर लिया 9 mm, दैट मीन्स जब रॉड को टेम्परेचर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ फ्री एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया गया तो उस कंडीशन में जो मेरा फ्री एक्सपेंशन हुआ रॉड में वो 9 mm हुआ। नाउ अगर हम केस 1 को कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर स्ट्रेस को फाइंड करना है जब एक्सपेंशन ऑफ द रॉड को प्रिवेंट किया गया हो। सो इस केस में टेम्परेचर स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा टी को टेम्परेचर स्ट्रेस से डिनोट करें तो अल्फा इंटू T2 माइनस T1 इंटू ई,
इस फॉर्मूले को अभी मैंने तुरंत डिराइव किया था। सो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है एंड T2 माइनस T1 का वैल्यू भी मालूम है एंड एल्सो E का वैल्यू भी क्वेश्चन में 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमको मालूम है। सो दैट सारों वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे एंड जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें, दैट मीन्स टेम्परेचर स्ट्रेस को फाइंड करना है when rod is permitted to expand by 6 mm। दैट मीन्स यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन प्रिवेंट होगा वो कितना होगा। जब फ्रीली किया गया था तो 9 mm का उसमें एक्सपेंशन हुआ था एंड इसको फर्दर 6 mm एक्सपेंड किया गया, तो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन कितना प्रिवेंट हुआ, 9 में से 6 को हम लोग माइनस कर देंगे, दैट इज 3 mm। सो अगर हम यहाँ से स्ट्रेन फाइंड आउट करें तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड दैट इज 3 mm डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है मेरा 15 मीटर, दैट इज 15 इंटू 10⁻³ और ये मेरा क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू आता है 0.0002। सो अगर हम टेम्परेचर स्ट्रेस यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो E इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड स्ट्रेन एंड यहाँ से हमको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स E इंटू स्ट्रेन, दैट इज सिग्मा इक्वल टू या सिग्मा T कहें सेकेंड केस के लिए तो क्या होगा E इंटू E एंड E का वैल्यू यानी स्ट्रेन का वैल्यू फाइंड आउट किया है 0.002 एंड E का वैल्यू दिया हुआ है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे न्यूटन में तो 200 इंटू 10⁹ क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ये जो वैल्यू आता है दैट इज सिग्मा T का वैल्यू सेकेंड केस में जो आ रहा है वो कितना आएगा, 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ इन सब स्ट्रेसेस के अलावा एक और स्ट्रेस होता है जिसको कि हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस या जिसको कि हम लोग बियरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, दैट इज क्रशिंग स्ट्रेस या बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस या बियरिंग स्ट्रेस एक विशेष प्रकार का लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो दो मेंबर्स के कांटेक्ट के सरफेस पर होता है जो रिलेटिवली रेस्ट में होता है। दैट मीन्स इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस विच अकर्स एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू मेंबर्स दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट and it is taken into account in the design of riveted joints, quarter joints and knuckle joints। that means इसका जो application है वो मेरा riveted joints में है, riveted joints में, quarter joints and also design of knuckle joint, knuckle joint। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने स्ट्रेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को विथ एग्जाम्पल्स एंड बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन विथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।